नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज हमारे आरोग्य भव श्रृंखला के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर रविकेश द्विवेदी जी, जो बच्चों के सर्जन स्पेशलिस्ट हैं। इनसे बातें करेंगे बच्चों में होने वाली तमाम ऐसे बीमारियों की और उनसे क्या इसका इलाज हो सकता है इसके बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आप लोगों का, लाउड स्पीकर 90 एफएम का विशेष तौर पे, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आके आप लोगों के बीच कुछ बता सकूं। बच्चों के बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं और मैं बच्चों का सर्जन हूं, तो मैं चाहता हूं कि लोगों के बीच में भी जानकारी जाए। तो धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप बच्चों के सर्जन हैं, तो सर्जन से रिलेटेड ही हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखा जाता है आम तौर पे कि बच्चे का जब जन्म होता है, तो उनके लैट्रिन के रास्तों का कभी-कभी ना बनना होता है, मतलब नहीं बना रहता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए एक पेरेंट्स को? बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्मजात जन्म के बाद हम लोगों को पता चलता है कि उसमें लैट्रिन का रास्ता नहीं होता है। हुँ, बहुत बार नॉर्मल डिलीवरी में जो बच्चे घर-वर पे डिलीवर होते हैं, उसमें माँ देख भी नहीं पाती हैं, क्योंकि थोड़े दिन तक वो इंतज़ार करते हैं हुँ, कि लैट्रिन नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो जब लैट्रिन नहीं होता है, पेट फूलने लगता है, बच्चा उल्टी करने लगता है, तब माँओं को ये पता चलता है कि बच्चे का लैट्रिन का रास्ता नहीं बना हुआ है। हुँ, जहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिसको कहते हैं, जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, उसमें नॉर्मली पीडियाट्रिशियन होते हैं, वो देखते हैं। ये बेसिक प्रोटोकॉल है कि बच्चे के लैट्रिन का रास्ता बना है कि नहीं, खाने की नली बनी है कि नहीं, कोई और विकृति बाहर से देखने में तो नहीं है। हुँ, तो वहाँ तो पता चल जाता है, लेकिन घर वाले डिलीवरी में मैक्सिमम टाइम नहीं पता चलता है। तो ऐसे बच्चों को मैं सारे जनमानस को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों का इलाज संभव है और उसमें अलग-अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं। लैट्रिन का रास्ता कहाँ तक बना है, कहाँ तक नहीं बना है। तो स्टेज वाइज़, कभी-कभी स्टेज वाइज़ सर्जरी करनी पड़ती है, 2 से 3 सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें नीचे तक ऐसा रहता है, छोटा-सा वो रहता है, तो उसमें हम लोग एक बार में ही लैट्रिन का रास्ता नीचे बना देते हैं। हुँ, मेरे बताने का मतलब सारे लोगों को ये है कि ऐसी बीमारी हो तो बहुत भ्रांतियाँ भी हैं समाज में कि ऐसे बच्चे ठीक नहीं होते हैं, इलाज नहीं हो पाता है। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों का इलाज पूरी तरीके से संभव है और बस सही जगह पे आप पहुँचे और उसको पूरे प्रॉपर तरीके से हमारे आपके जैसे ज़िंदगी वो व्यतीत कर सकते हैं। आम तौर पे देखा जाता है कि जो गाँव के लोग हैं, जी। उनको ये नहीं पता चल पाता है कि बच्चे कब लैट्रिन कर रहे हैं या वो इग्नोर करते रहते हैं। इवन 1-2 दिन, सप्ताह भर इग्नोर कर देते जी, हैं। जी। तो ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगे? मैं ऐसे सारे लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि जन्म के अगर 24 घंटे के अंदर लैट्रिन नहीं हुआ है, हुँ, पेशाब नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाएँ, बच्चों के डॉक्टर या बच्चों के सर्जन से तुरंत परामर्श लें, ताकि उनको उचित मार्गदर्शन दिया जा सके। बहुत बार बच्चे नॉर्मली लेट करते हैं लैट्रिन, लेकिन वे थोड़ा हम लोगों को वो चीज़ को अलग करना होगा कि कोई बीमारी के कारण ऐसा ना हो। तो बीमारी अगर हो तो फिर उसको अननेसेसरी हम लोग कॉम्प्लिकेट करके इमरजेंसी में लेके जाएं। उससे बेहतर है कि समय रहते हम लोग लेके मैक्सिमम 24 घंटे तक आप घर पे इंतज़ार कर सकते हैं। 24 घंटे में अगर लैट्रिन नहीं होता है तो उसको लेके डॉक्टर के पास आना है। अच्छा। और एक और देखा जाता है समस्या बच्चों में कि उनके हाइड्रोसील या हार्निया जिसको बोला जाता है, ये आम तौर पे देखा जाता है। तो इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? हर्निया हाइड्रोसील का इलाज भी संभव है और उसका भी इलाज एक तरह से कहें तो ऑपरेशन है उसमें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सिंपल जो हाइड्रोसील होता है, समय से पहले के बच्चे जो जन्म होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है हर्निया और हाइड्रोसील दोनों ही। अगर हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम लोग थोड़ा बहुत उसको इंतज़ार करने के लिए 6 महीने से साल भर तक इंतज़ार करने के लिए बोलते हैं। लेकिन साथ-साथ में उनको रुकावट का हाइड्रोसिल में तो नहीं, हाइड्रोसिल में बहुत बच्चों का जो हाइड्रोसिल होता है वो ठीक हो जाता है अपने आप समय के साथ। 6 महीने से साल भर के बीच में वो धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। हुँ, अगर साल भर के बाद भी अगर वो परसिस्ट करता है तो फिर हम लोग ऑपरेशन का सलाह देते हैं कि ऑपरेशन करके उसको ठीक कर दिया जाए। हुँ, हर्निया थोड़ी-सी अलग चीज़ है। हर्निया में बेसिकली पेट के कंटेंट जो होते हैं वो एक छेद से नीचे उतरता ओह! है। जो आंत होती है, आंतों के साथ चर्बी जो होती है वो छेद से नीचे उतरती है। हाँ,
तो उसमें कभी कभी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, तो वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन ज़रूर माता पिता को पता होनी चाहिए। जैसे कि वो आके सूजन आती है, सूजन आके रुक जाए, वहाँ टाइट हो जाए, टट्टी बंद हो जाए, उल्टी करने लगे बच्चा, पेट फूलने लगे, दर्द हो, वो लगातार रोता रहेगा। बाकी तो बच्चा ऐसे बता नहीं पाएगा कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो ये बताएगा कि वो रोता रहेगा, कुछ भी करने से आपके चुप नहीं होगा। आप दूध पिलाने जाएंगे तो बच्चा उल्टी करने लगेगा, पेट फूलने लगेगा। तो अगर ऐसी स्थिति हर्निया वाले बच्चे में हो तो तुरंत भाग के हॉस्पिटल आना है, उसमें एकदम इमरजेंसी ऑपरेशन हम लोग करते हैं। जब अगर समय से पहले का बच्चा है तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत इंतज़ार कर सकते हैं। अगर सूजन आ रही है, जा रही है, तो थोड़ा बहुत हम लोग 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक इंतज़ार कर सकते हैं। अगर समय का बच्चा हो और उसमें हर्निया हो तो हम लोग हर्निया में सीधे ऑपरेशन का सलाह देते हैं। हाइड्रोसिल में हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों में 100 में से 70-80 बच्चों में वो अपने आप धीरे धीरे समय के साथ ठीक होता है। डॉक्टर साहब, इसका अगर समय से इलाज ना कराएं गार्जियन, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? दवा खिला रहे हैं और उस बीमारी को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, तो कब तक आपने क्या मैं जैसे हर्निया हाइड्रोसिल के लिए सारे ये भी फिर बहुत गांव में जैसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इन सब चीज़ों के लिए, कि होम्योपैथ में इलाज है, होम्योपैथ लोग खिलाते रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोसिल हर्निया दोनों ही ऐसी चीज़ है कि अगर वो ठीक होगी तो वो अपने आप ऊपर वाला ठीक करेगा, नहीं ठीक होगा तो फिर वो ऑपरेशन करना है, ये एकदम स्पष्ट रूप से समझना है। तो कोई उसका दवा इलाज नहीं है, ये एकदम क्लियर कट है कि दवा तो खिलाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम लोग दवा से उस चीज़ को ठीक कर लें। तो जैसा मैंने फिर से बताया कि हाइड्रोसिल में हम लोग थोड़ा बहुत इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक समय के बाद बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें फिर जैसे जैसे हाइड्रोसिल बड़ा होता है, चमड़ी बड़ी होती है, फिर वो दोनों तरफ की चमड़ियाँ बराबर नहीं रहती हैं, तो उसको बराबर लाने में समय लगता है। और हर्निया में तो मैंने फिर बताया कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग 3 महीने तक इंतज़ार करना चाहते हैं। अगर दिक्कत हो रही है, जैसे बार बार वो सूजन आके अटक जा रही है बच्चे को, जैसे मैंने बताया रोना, उल्टी होना, ये बार बार हो रहा है, तो हम लोग सीधे सर्जरी का सलाह देते हैं। इसी से संबंधित एक और जानकारी हम लेंगे कि देखा जाता है आम तौर पे कि बच्चे का या तो अंडकोश जो होता है ऊपर होता है या वो नीचे, आम तौर पे जो सामान्य होता है वैसा नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए एक माता ये पिता को? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसके लिए भी बहुत इनफैक्ट थोड़े बहुत मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो हम इस चीज़ से बच्चों से संबंधित और बच्चों से रिलेटेड नहीं हैं, वो भी लोगों को सलाह दे देते हैं कि वो बड़ा हो जाए बच्चा तब फिर हम लोग देखेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग 6 महीने तक अंडकोश के नीचे आने का इंतज़ार करते हैं। 6 महीने तक अगर अंडकोश नीचे नहीं उतरा है तो फिर 6 महीने से 1 साल के बीच में ही हम लोग उसको ऑपरेशन करके उसको नीचे लेके आ जाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है कि नीचे का जो टेम्परेचर होता है, जो स्क्रोटम होता है, जहाँ पे नॉर्मली अंडकोश होता है, वो टेम्परेचर बाकी शरीर के टेम्परेचर से कम होता है, 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे। और वहाँ पे उसके रखने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें जो बाकी स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है, बाकी सारी चीज़ें होती है, वो नॉर्मल उस टेम्परेचर पे ही होती हैं। हाँ। तो हम लोग जितना लंबा उसको ऊपर रखेंगे उतना उस टेम्परेचर पे रहेगा, उसमें खराबी होने की संभावनाएं ज़्यादा आती हैं। हाँ। तो ऐसे भी लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि 6 महीने से 1 साल के बीच में हम लोग इस चीज़ का ऑपरेशन कर दें तो बेहतर रहता है। 6 महीने से पहले भी हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों में फिर वो नीचे उतरने की संभावना होती है। लेकिन 6 महीने से साल भर के बीच में अगर वो नीचे नहीं आ रही है तो हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं साल भर से पहले। माता पिता बहुत डरते हैं इस ऑपरेशन से, तो उनको क्या इसमें कोई रिस्क भी होता है? हर ऑपरेशन का अपना रिस्क होता है, लेकिन फिर ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक तरह से समझिए डे केयर सर्जरी हम लोग बोलते हैं। अगर सुबह ऑपरेशन करें तो हम लोग शाम तक घर भेज देते हैं बच्चों को। तो अच्छा। मेरे हिसाब से बीमारी की गंभीरता इस चीज़ से भी आप लोग लगा सकते हैं। तो बहुत डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 99.9% केसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 0.1% फिर बाकी कारणों से दिक्कत कुछ अगर आए तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है। और फिर 99.9% केसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई रिस्क नहीं होता। आमतौर पे डॉक्टर साहब देखा जाता है कि बच्चे के रीढ़ में फोड़ा हो जाता है, तो इसका रीजन क्या है और इसका इलाज क्या है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कॉमन है हमारे एटलीस्ट इस पूर्वांचल के क्षेत्र में,
कि बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में रीढ़ के हड्डी का फोड़ा बना होता है। एक तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग अगर पहले से सतर्क रहें तो ये बीमारी होगी ही नहीं, और अगर होगी, चूँकि रीढ़ की हड्डी का जो फोड़ा होता है वो बेसिकली ब्रेन से कनेक्टेड होता है, नसें होती हैं, वो नसें ही निकल के आती हैं वहाँ से, रीढ़ की हड्डी से। हाँ। और उसमें फिर बच्चों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों का हो सकता है कि पैर काम ना करता हो, पेशाब लैट्रिन पे कंट्रोल ना हो, तो बच्चा, एक तरह से ये कहें कि बच्चा अपंग होने का संभावना ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग समय से अल्ट्रासाउंड कराएं, समय से बेहतर तरीके से, अगर अल्ट्रासाउंड में हम लोग लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है जो 16 से 20 हफ्ते के बीच में होता है, अगर वो हम लोग एक अच्छे ढंग से कराएं तो उसमें वो बीमारी पता चल जाती है, और फिर हम लोग पेरेंट्स को ये ऑप्शन दे सकते हैं कि बच्चे को रख कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो एक चीज़ तो ये होती है कि हम लोग सही समय पे अगर उसका पता कर ले तो एटलीस्ट हम लोग बता पाएंगे घर वालों को कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। दूसरी, एक फॉलिक एसिड की सिंपल टैबलेट होती है, सरकारी परियोजना भी है, उसमें भी आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है। तो गर्भ के पहले से ही, जब हम लोग, आजकल तो सब समझदार हैं, सब लोग प्लान करके ही प्रेगनेंसी करते हैं, तो अगर गर्भ के 6 महीने पहले से हम लोग सिर्फ उस फॉलिक एसिड के टैबलेट को लेते रहें तो इस बीमारी के होने की संभावना लगभग नगण्य जैसी है। तो ये मैं फिर बाकी जनरल पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग प्रेगनेंसी प्लान करें तो ये फॉलिक एसिड की टैबलेट 5 mg की एक गोली आती है, सरकारी अस्पतालों में मिलती है, एकदम इजीली अवेलेबल है, उसको लेते रहें तो एक तो ये संभावना ख़त्म हो जाती है। बाकी सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड बहुत महत्वपूर्ण अल्ट्रासाउंड होता है, अच्छे जगह से कराएं। और उसमें बहुत सारे अल्ट्रासाउंड के अपने लिमिटेशंस हैं, सब हमेशा नहीं कहूँगा कि हमेशा 100% है, 100% पता चल जाएगा, लेकिन बहुत बार बड़ी कोई विकृति होती है तो वो पता चल जाती है हम लोगों को अल्ट्रासाउंड में ही, और उस हिसाब से हम लोग आगे प्लान करते हैं कि क्या करना है। जैसे जो ठीक होने वाली चीज़ें होती हैं वो ऑपरेशन के बाद तुरंत आपको सलाह लेना होता है कि भैया हम क्या करें डिलीवरी के बाद, कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा आपने बात बताई कि कभी-कभी देखा जाता है कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है, अल्ट्रासाउंड जब होती है तो पता चलता है कि विकृति है, और कई माता-पिता तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे और इसका क्या इलाज है? इसका फिर वही है कि उसको मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग तुरंत किसी पीडियाट्रिक सर्जन से जाके मिलें, और वो आपको बेहतर सलाह देंगे। बहुत मैक्सिमम बीमारियां जो होती हैं, जो गर्भ में भी होती हैं, वो इलाज लायक होती हैं। ऐसा फिर लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि लाइलाज बीमारी है, कि इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से को सलाह लेना है, वो सलाह लेके फिर उसको बताया जाता है कि ये दिक्कत है। जैसे एक सामान्य दिक्कत आती है अल्ट्रासाउंड में, बहुत कॉमन दिक्कत है कि गुर्दों में सूजन दिखाई देती है हम लोगों को। तो नॉर्मल गुर्दे का सूजन बहुत 100 में से 90 बच्चे वो धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाते हैं। 10 बच्चों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे एक रीढ़ की हड्डी का फोड़ा मैंने अभी बोला कि वो भी अल्ट्रासाउंड में हम लोगों को मैक्सिमम टाइम पता चल जाता है। उसमें ज़रूर हम लोग एक अबॉर्शन का वो करते हैं कि अगर आप मतलब बहुत ऐसा नहीं चाहते हैं कि अपंग बच्चा हो और वो हो, तो उसमें एक सलाह देते हैं कि बच्चे को कंटिन्यू करना नहीं करना वो माँ बाप के हाथ में है। लेकिन एक सलाह, वो एक समझिए एक तरह से इंडिकेशन है कि अगर आप चाहें तो उस बीमारी के नाम पे आप अबॉर्शन करा सकते हैं। अच्छा। तो वो अलग अलग बीमारियों का अलग अलग वो है। बहुत कभी कभी हार्ट की बीमारियां हमें पता चलती हैं जो लाइलाज है, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। तो माँ बाप को ये अधिकार भी है और डॉक्टर का फ़र्ज भी है कि माँ बाप को प्रॉपर काउंसिल करे कि उसके लिए हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे एक डायफ्रामेटिक हर्निया की, पेट और आंत के बीच की झिल्ली नहीं बनी होती है, तो उसमें तुरंत हम लोग चाहते हैं कि अच्छे जगह पे डिलीवरी हो। उसमें चूँकि तुरंत बच्चे को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, बच्चे वो भी ठीक होते हैं, एकदम अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अच्छे जगह पे अगर उसमें देरी होती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो अल्ट्रासाउंड में पता चलती हैं। मैं इसीलिए अल्ट्रासाउंड पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि लेवल 2 का एक अल्ट्रासाउंड होता है, वो कराना चाहिए सबको। उसमें बीमारी पता चले तो हम लोग आगे उस हिसाब से उसको मैनेज कर पाएँ समय रहते हुए। ये तो रही बीमारियों से, क्या-क्या बीमारियाँ होती है, और जब ऑपरेशन हो जाता है तो उस पे क्या-क्या बचाव करना होता है या क्या-क्या खिलाना होता है बच्चों? बच्चों में देखिए, खिलाने का तो जैसे नवजात बच्चों में तो हम लोग माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं उसमें धीरे धीरे पहले हम लोग पानी देते हैं, जूस देते हैं कुछ,
फिर दूध देते हैं, फिर धीरे धीरे नॉर्मल थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट ही कुछ दिन तक देते हैं, ताकि वो आसानी से जो पचने लायक चीज़ हो वो पचते रहे। तो खाने पीने में बहुत अलग से ऐसा कहें कि कुछ परहेज करना है, ऐसा नहीं। बहुत तेल मसाला थोड़ा सा हम लोग कम करने के लिए कहते हैं, तो बहुत अलग से ऐसा कहें कि परहेज करना है वो नहीं करते हैं। बाकी बचाव जो कहेंगे वो यही है कि जैसे फिर हमारे समाज में लोगों को लगता है कि ऑपरेशन हुआ है तो 50 लोग मिलने आते हैं। तो उन सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने भी जो मिलने जुलने वाले लोग हैं वो मरीज से दूर होकर मिले, घर वालों से ही मिले। बच्चे को ऐसे भी नहीं पता है कि कौन मिलने आ रहा है कौन नहीं मिलने आ रहा है, तो मरीज से दूर, चूँकि मरीज के पास जितने लोग जाएंगे उतना इन्फेक्शन होने का डर होता है। हमारे कपड़े में इन्फेक्शन है, हम बोल रहे हैं उससे इन्फेक्शन जा रहा है। तो ऐसे सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मरीज से दूर रहें, मरीज के कमरे के अंदर बहुत लोग ना जाएं, 2-3 एकदम सेलेक्टिव लोग जाएं, वो भी अपना हाथ पैर साफ करके जाएं, चप्पल खोल के जाएं। तो वो एक इन्फेक्शन से बचाव हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो वो सारी ऐसी प्रक्रिया, बच्चे को साफ़ सफाई से रखना है, चादर उसका डेली बदलना है, ये सारी चीज़ें करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेप्रोस्कोपिक जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। लेप्रोस्कोपी आजकल बहुत ही अच्छा चीज़ है बच्चों में। एक तरह से कहें कि पेनलेस रिकवरी होती है। तो आजकल तो पहले बच्चों में थोड़ा सा ये चीज़ अनकॉमन था, बच्चों में लोग नहीं कर पाते थे। आजकल ये भी संभव है, दूरबीन के द्वारा बेसिकली हम लोग छोटे छोटे चीरे से दूरबीन डालते हैं, दूरबीन से ही सारे ऑपरेशंस करते हैं। अच्छा। तो आजकल ये एक अच्छा चीज़ है, इसमें दर्द कम होता है। बच्चे का जो पहले ओपन सर्जरी में हम लोग 5 दिन 6 दिन 7 दिन रखते थे, वो दूरबीन से अगर सब ठीक ठाक रहता है तो हम लोग 1 दिन 2 दिन में घर भेज देते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, और ये समझिए मॉडर्न साइंस का एक आविष्कार है जिससे हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। अच्छा। इससे पेरेंट्स का खर्च भी बचता है, बच्चे का दर्द भी कम होता है, और ओवरऑल रिकवरी भी अच्छी होती है, कोई दाग नहीं दिखता है। तो भविष्य के लिए बच्चे को ऐसे बड़े होने पे ऐसे एक थोड़ा सा बहुत बच्चों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है कि हमें तो ऑपरेशन हुआ था, हमें क्या हो गया था। तो अगर बच्चा बड़ा हो तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा। मौसम इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, आमतौर पे इस समय काफ़ी बीमारियां देखने को मिलती है। तो जो भी माता पिता देख रहे हैं या जो भी हमारे दर्शक और व्यूअर सुन रहे हैं, लिसनर सुन रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे? मैं सारे माता पिताओं को ऐसे कहना चाहूँगा कि बच्चे बदमाश होते हैं, तो थोड़ा सा बारिश के मौसम में उनको बहुत ज़्यादा बाहर गंदगी में ना जाने दें, घर में रखें। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखना ज़रूरी है। जैसे लोग एकदम से छोटे बच्चों को कंबल वंबल में ढक के रख देते हैं, तो पसीने से बच्चा परेशान रहता है, उसके कारण से भी बीमारियां होती हैं। ठंडा नहीं होने देना है। नवजात बच्चों के बारे में विशेष करके ये कहना चाह रहा हूँ कि ठंडा नहीं होने देना है, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखना है। 26 डिग्री 27 डिग्री पे आप आराम से रख सकते हैं उनको। तो एक तो ये है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बना रहे। बच्चे को फिर एकदम से जैसे तुरंत बारिश से आया तुरंत धूप में चला गया, थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचाना है हम लोगों को, कि पानी से गीला होके एकदम से आप गर्मी में रख दिए उसको, तो गर्मी से आया तो सीधे एकदम से ठंडे पानी से नहला दिया उसको। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का बचाव ही ज़रूरी है। साफ़ सफाई से रखना है। फोड़े फुंसियाँ भी बहुत कॉमन है बरसात के दिनों में, तो फोड़े फिंसियों के लिए भी बहुत चिंता नहीं करनी है। वो सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, बहुत ऐसा नहीं कहेंगे कि उसके लिए वो है। लेकिन अगर बड़ा हो रहा है, उसमें आपको कुछ मवाद जैसा लग रहा है कि पीला दिख रहा है वो, तो फिर ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। उसमें फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। उसके लिए भी बहुत चिंता नहीं करनी होती है, लेकिन समय रहते डॉक्टर से सलाह ज़रूरी है। बचाव के लिए ये है कि साफ़ सफाई से रखना है, बहुत गंदगी नहीं फैला के रखनी है। जैसे बारिश आता है, मौसम ठंडा होता है, तो माँ बाप को लगता है कि ठंडा मौसम है, इसमें बच्चे को कैसे नहलाएं। हल्के गुनगुने पानी से उसको ज़रूर नहलाएं, डेली नहलाएं, सफाई से रखें। उससे बेहतर और कोई इलाज नहीं है। सफाई की बात चल रही है तो हमें एक और जानकारी चाहिए डॉक्टर साहब। पेट में कीड़ी जो हो जाती है, जी जी। इसका क्या रीज़न है? हाँ, पेट में कीड़े फिर गंदगी से ही होता है। जो हम लोग फल वल खाते हैं, मैक्सिमम टाइम जो कीड़ी होते हैं वो हम लोग जो फल खाते हैं, कच्चा फल खाते हैं, उसके बहुत प्रॉपर तरीके से सफाई ना करने के कारण से ही वो जाता है। तो उसमें भी फिर यही कहना चाहेंगे कि जो भी आप खाना पीना बच्चे को दें, फल दें, जो कच्चा सलाद जो हम लोग देते हैं, तो उसकी अच्छी तरीके से सफाई करें। बच्चे पे थोड़ा ध्यान रखें। बच्चे गंदगी भी अपने खुद से मिट्टी उठा के नीचे हाथ लगाएंगे, उसी हाथ को मुंह में लगा लेंगे।
तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रख के उसको मना करना है कि ऐसा काम ना करें। बहुत बच्चों को ये एक तरह से बीमारी होती है कि वो मिट्टी उठा के खाते हैं, मिट्टी भी खाते हैं, इन सब चीज़ों से कीड़ी होता है। तो मिट्टी ना खाएँ, बहुत बच्चों को बीमारी जिसको ये होती है उसको डॉक्टर से संपर्क करें। तो डिवर्मिंग हम लोग करते हैं, 2 साल से ऊपर के बच्चों में बहुत रेगुलर डिवर्मिंग करते हैं हम लोग, उसके लिए कीड़े वाली दवा देते हैं। और बचाव का तरीका सफाई ही है कि बच्चा मिट्टी ना खाए, दीवार छूता है, हाथ में वो करता है, उसको शुरू से ही ये आदत डाल के रखे कि वो हाथ धुले, धुल के बैठे तब खाना खाए। तो धीरे-धीरे आदत की भी बात होती है, धीरे-धीरे बच्चा ऐसे भी मुँह नहीं लगाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के बहुत-बहुत लिए। धन्यवाद। लाउड स्पीकर 90 एफएम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे स्टूडियो में आज आरोग्य भाव श्रृंखला के अंतर्गत डॉक्टर रविकेश द्विवेदी जी, जो बच्चों के सर्जन स्पेशलिस्ट थे। अगले आरोग्य भाव की श्रृंखला में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 एफएम, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।